कभी कभी किसी देश की आत्मा उसके कागजों में नहीं, उसकी दीवारों पर टंगी होती है। वो कला, वो रंग, वो ब्रश की लकीरें जो पीढ़ियों का इतिहास बयां करती हैं। पर सोचिए, अगर एक रात वो इतिहास ही कोई चुरा ले जाए तो? कला गायब, दीवारें खाली और पूरा राष्ट्र सदमे में। साल था 1994। जगह जर्मनी का फ्रैंकफर्ट शहर। हर गली नींद में थी, हर बत्ती धीमी। लेकिन किसी अंधेरी गली में एक सफेद वैन का इंजन धीरे से स्टार्ट हुआ और इतिहास अपनी आखिरी नींद सो गया। मध्यरात्रि के सन्नाटे में फ्रैंकफर्ट की सड़कों पर एक वैन धीरे से गुजरी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, न किसी अलार्म ने आवाज की। लेकिन अगले दिन जब सूरज निकला तो पता चला, रात में कला के मंदिर जानी फ्रैंकफर्ट के म्यूजियम में मिलियंस की पेंटिंग्स चोरी हो गई थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही शैंकुंस्थाले म्यूजियम की खिड़कियों से भीतर पहुंची, एक सन्नाटा पूरे हॉल में फैल गया। कर्मचारी अंदर पहुंचे तो हर तरफ अफरा तफरी थी। दीवारें जो कभी रंगों से भरी थीं, अब खाली थीं। हर फ्रेम जैसे किसी जख्म की तरह दीवार पर लटका था। किसी ने धीरे से कहा, पेंटिंग्स गायब हैं। सिर्फ एक दो नहीं, कई बेशकीमती पेंटिंग्स जिनकी कीमत $24 मिलियन से भी ज्यादा थी। ये पेंटिंग्स सिर्फ कैनवस नहीं थीं, ये राष्ट्रीय धरोहर थीं। जर्मनी की कला और पहचान अब अपराध की अंधेरी दुनिया में गिरवी रख दी गई थी। मीडिया पागल हो चुका था। हर अखबार, हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज। किसी की हेडलाइन थी, फ्रैंकफर्ट म्यूजियम रॉबरी, और किसी की कल्चरल डिजास्टर फॉर जर्मनी। जर्मनी के लोग सदमे में थे। सरकार पर दबाव था और पुलिस के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा आर्ट थेफ्ट केस बन चुका था। संग्रहालय के डायरेक्टर की आंखें सूखी थी, पर चेहरा किसी मातम जैसा। वो धीरे से बोले, इट फील्स लाइक समवन किडनैप्ड अ पार्ट ऑफ आवर सोल। उनका कहना गलत नहीं था, क्योंकि यह कोई आम चोरी नहीं थी। ये किसी देश की आत्मा का अपहरण था, और यह बात सबको अंदर तक हिला चुकी थी। लोगों ने सवाल उठाए, किसने किया, क्यों किया, और क्या इन पेंटिंग्स को अब कभी देखा जा सकेगा? कला विशेषज्ञों का कहना था कि इतनी प्रसिद्ध पेंटिंग्स को बेचना असंभव है। तो फिर चोरी का मकसद क्या था? क्या कोई निजी कलेक्टर या फिर कोई गुप्त सौदा? हर दिशा में सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। क्योंकि जो 3 पेंटिंग्स चुराई गई थीं, वो यूरोप की सांस्कृतिक आत्मा की 3 धड़कनें थीं। पहली पेंटिंग थी लाइट एंड कलर, द मॉर्निंग आफ्टर द डेल्यूज बाय JMW टर्नर, 1843। उसी श्रृंखला की दूसरी पेंटिंग जो दिखाती थी अंधकार, भय और ईश्वर के मौन का क्षण। टर्नर ने खुद कहा था, वेयर लाइट एंड्स begins the imagination of fear। अब वो कल्पना हकीकत बन चुकी थी। दोनों टर्नर्स का मिलना मानवता की रात और सुबह की कहानी था, और दोनों ही अब गायब थी। तीसरी पेंटिंग थी मीबल श्वाडन, वाफ्टिंग मिस्ट, कैस्पर डेविड फ्रेडरिक, 1818-1820। ये जर्मनी की अपनी आत्मा थी। फ्रेडरिश का प्रकृति से संवाद, पहाड़ों पर छाई धुंध जिसमें इंसान खुद को खोजता है। जर्मन रोमांटिकिज्म की वो तस्वीर अब सिर्फ याद बन चुकी थी। When mist covers the mountains, it hides not nature, but the human soul। इन तीनों पेंटिंग्स की कीमत लगभग 22 मिलियन यूरो आकी गई थी। पर उनकी कीमत पैसों से नहीं, संस्कृति में थी। क्योंकि इन्हें खोना मतलब अपने इतिहास का एक हिस्सा मिटा देना। फ्रैंकफर्ट पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इसका नेतृत्व किया इंस्पेक्टर बेन पॉल ने। उन्होंने पहली बार जब म्यूजियम का दौरा किया तो पूरा स्टाफ जैसे ज़ॉम्बीज की तरह चल रहा था, सदमे में, चुप और खोया हुआ। बेन ने धीरे से कहा, यू डू रियलाइज योर पेंटिंग्स हैव बीन टेकन हॉस्टेज। टेकन हॉस्टेज, ये शब्द पूरे कमरे में गूंज गया। सबको एहसास हुआ ये सिर्फ चोरी नहीं, एक किडनैपिंग थी, कला का अपहरण था। और फिर मिला पुलिस को पहला सुराग। शाम को 2 नागरिक पुलिस स्टेशन पहुंचे।
उन्होंने बताया रात करीब 3:15 पर वो म्यूजियम के पास से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने 2 आदमियों को देखा जो कुछ बड़ा सामान कंबलों में लपेटकर एक सफेद फोर्ड ट्रांजिट वैन में रख रहे थे। उन्होंने वैन का नंबर नोट किया और जैसे ही उन्होंने चोरी की खबर टीवी पर देखी तो तुरंत पुलिस को कॉल किया। बेन पॉल की टीम ने वैन ट्रैक की। वो 50 किलोमीटर दूर से रेंट पर ली गई थी। ये पहला बड़ा सुराग था। जल्दी ही पुलिस को दूसरा सुराग भी हाथ लग जाता है। म्यूजियम के इमरजेंसी एग्जिट डोर पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले। फॉरेंसिक टीम ने रिपोर्ट दी, सर, फिंगरप्रिंट्स आर ऑन द इनसाइड, नॉट आउटसाइड। इसका मतलब साफ था, अपराधियों ने सिर्फ बाहर से तोड़फोड़ नहीं की, वो अंदर तक पहुंचे थे। डेटाबेस चेक हुआ और नाम सामने आए। स्टीफन वीस और यूसुफ टर्क, 2 छोटे मोटे क्रिमिनल्स जिन्हें पहले भी चोरी के मामूली मामलों में पकड़ा गया था, पर इस बार उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी कला चोरी को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने उनकी निगरानी शुरू की। कौन मिलता है, कहां जाता है, क्या उनके पास वो पेंटिंग्स हैं? लेकिन जितनी गहराई में पुलिस जाती उतना ही रहस्य गहराता जाता। किसी ने कहा, अगर उन्होंने कुछ इस बड़े पैमाने का चुराया तो वे अकेले काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई और था, कोई ऐसा जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। इसी बीच लंदन में एक और हलचल थी, क्योंकि पेंटिंग्स इंश्योर्ड थीं। कुल रकम करीब $24 मिलियन। बीमा कंपनी ने तुरंत एक स्पेशल लॉस एडजस्टर भेजा। नाम था मार्क डैलेम्पल। उनका काम था यह तय करना कि यह सच में चोरी है या कोई अंदरूनी खेल। लॉयड्स ऑफ लंदन के डायरेक्टर ने कॉल किया, मार्क, could you go to Frankfurt? It's quite a large theft. How large? 24 million. Ouch. I'm on my way. मार्क फ्रैंकफर्ट पहुंचे। उन्होंने म्यूजियम देखा, पुलिस से बात की और 18 घंटे में एक 20 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। उनकी रिपोर्ट का नतीजा साफ था। Yes, this is a genuine theft and insurers are liable to pay. लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी, कैचिंग द थीफ वोंट गेट यू द पेंटिंग्स बैक बिकॉज वो हुअर ओन्स देम नाउ वोंट लेट देम लिव टू टेल। यह सुनकर जांच अधिकारियों की रूह कांप गई, क्योंकि इसका मतलब था अगर पेंटिंग्स किसी बड़े सिंडिकेट के पास हैं तो चोरों की जिंदगी खतरे में है, और कला की भी। अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, यह एक रेस बन चुकी थी, समय के खिलाफ रेस। जर्मनी की पुलिस अपराधियों को ढूंढ रही थी, जबकि इंश्योरेंस कंपनियां पेंटिंग्स को। कला प्रेमी बस प्रार्थना कर रहे थे कि वो अमूल्य विरासत नष्ट ना की जाए। हर नए सुराग के साथ एक नई परत खुलती और हर जवाब के साथ एक नया सवाल जन्म लेता। फ्रैंकफर्ट की सर्द रातों में पुलिस की टीम ने एक एक करके उन 2 नामों का पीछा करना शुरू कर दिया, स्टेफान वीस और यूसुफ टर्क। दोनों छोटे मोटे अपराधी, लेकिन अब देश के इतिहास के सबसे बड़े आर्ट हाइस्ट के गुनहगार। लेकिन डिटेक्टिव बेन पॉल की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, पेंटिंग्स कहां है। क्योंकि चोरों को पकड़ना आसान था, पर कला को बचाना वो असली जंग थी। फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को एक सुराग मिला। वो दोनों चोर आज निकले हैं वही सफेद ट्रांजिट वैन में। नंबर वही था जो पुलिस को मिला था, और उनके पास कुछ बड़ा था। पुलिस टीम पीछा करने लगी। फ्रैंकफर्ट की गलियों में उस रात एक खामोश शिकारी खेल चल रहा था। करीब आधी रात को वैन एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकी। दोनों चोर उतरे, चारों तरफ देखा और एक भारी भरकम क्रेट को अंदर ले गए। पुलिस के अंडरकवर यूनिट ने उन्हें कैद कर लिया, और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, वहां वही वैन थी। वो क्रेट था, पर अंदर कुछ नहीं था। खाली? हाँ, एकदम खाली, पेंटिंग्स गायब। अब सवाल यह नहीं था कि किसने चोरी की, बल्कि यह था कि कला कहां गई। लंदन में बैठे लॉयड्स इंश्योरेंस के मार्क डेलरिम्पल ने कहा, जेंटलमैन, थीव्स हैज जस्ट द बिगिनिंग। आर्ट डजंट डिसअपीयर, इट ट्रैवल्स। वो जानते थे कि इतनी कीमती कला काला बाजार में सीधे नहीं बिकती, इसे छुपाया जाता है किसी अमीर संग्राहक के पास, या किसी अंधेरी तिजोरी में जहां वो सालों तक धूल खाती रहती है।
इंटरपोल, जर्मन पुलिस और 8 क्राइम यूनिट्स ने मिलकर यूरोप भर में जाल बिछाया। स्विट्जरलैंड की सीमा पर चेकपोस्ट्स, इटली के गोदाम, नीदरलैंड्स के पुराने एस्टेट्स, हर जगह छानबीन शुरू हो गई। लेकिन हर बार सिर्फ अफवाहें। कहीं से खबर आती वो पेंटिंग पेरिस में देखी गई है या किसी रशियन डीलर ने उसे खरीदा है, पर हर बार सुराग धुएं में उड़ जाते। बेन पॉल एक खिड़की के पास खड़ा था, ठंडी हवा में सोचता हुआ। अगर ये सिर्फ चोरी नहीं थी तो? उसके साथी ने पूछा, क्या मतलब अगर किसी ने इन्हें जानबूझकर चुरवाया हो, कोई ऐसा जो जानता हो कि पुलिस कहां कमजोर पड़ेगी। अब शक की सुई घूमने लगी थी गैलरी के अंदर किसी पर, क्योंकि चोरी इतनी परफेक्ट थी जैसे किसी ने अंदर से रास्ता दिखाया हो। सुरक्षा सिस्टम सिर्फ 1 मिनट के लिए बंद था, कैमरे भी उसी वक्त फेल हुए, और जो दरवाजा तोड़ा गया था वो अंदर से लॉक नहीं, बाहर से किया गया था। इनसाइड जॉब, बेन ने धीरे से कहा। क्लू अब उन्हें गैलरी के अंदर की ओर ले जा रहा था, किसी ऐसे कर्मचारी की ओर जो जानता था कि कौन सा रास्ता कैमरों से ब्लाइंड है और जो चोरों के साथ संपर्क में था। लेकिन दूसरी तरफ लंदन में बैठे मार्क डेल रिम्पल एक नई सोच में थे। अगर पेंटिंग्स छुपी हैं तो किसी ने उन्हें बचाया है, शायद वो हमें ढूंढने दे रहे हैं। कला के लिए उनका ये जुनून उन्हें इस कहानी का एक और हिस्सा बना रहा था। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक पहेली थी जिसमें हर टुकड़ा अपने सही समय पर मिलेगा। पर तब तक फ्रैंकफर्ट की वो 3 पेंटिंग्स दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन चुकी थीं। कभी कभी अपराध सिर्फ लालच से नहीं बल्कि जानकारी से पैदा होता है, और फ्रैंकफर्ट आर्ट हाइस्ट अब उसी दिशा में मुड़ चुका था, एक ऐसी साजिश की तरफ जहां हर कदम पहले से सोच समझ कर रखा गया था। डिटेक्टिव बेन पॉल मेज पर झुके हुए थे। गैलरी की सुरक्षा योजना फैली हुई थी, कैमरा एंगल्स, एंट्री पॉइंट्स, टाइम स्टैम्प्स। देखो, सब कुछ 1 मिनट के भीतर हुआ, बेन ने कहा, और यह तब मुमकिन है जब कोई अंदर से सिस्टम को बंद करे। उसका सहयोगी बोला, लेकिन अंदर कौन? जांच ने गैलरी के हर स्टाफ सदस्य की प्रोफाइल खोली, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी, यहां तक कि आर्ट रिस्टोरेशन टीम तक। और तभी एक नाम उभर आया, लुकास रिचार्ड, 36 साल का इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, जिसने पिछले महीने सुरक्षा सिस्टम की मरम्मत की थी। पुलिस को पता चला कि चोरी की रात लुकास ड्यूटी पर नहीं था, लेकिन उसका कार्ड गैलरी में लॉग हुआ था। वो अंदर गया था, बेन ने धीरे से कहा, और फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। लुकास के सामने 3 अधिकारी बैठे थे। वो शांत था, लगभग बेफिक्र। मैं सिर्फ तकनीकी काम करता हूं, चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। बेन ने सामने रखी एक फोटो उसकी ओर सरकाई। वो वही वैन थी, सफेद फोर्ड ट्रांजिट, जिसे चोरों ने किराए पर लिया था। ये तुम्हारा सिग्नेचर है ना? लुकास की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब पुलिस के पास 3 नाम थे, स्टेफन वीज, यूसुफ टर्क और लुकास रिचार्ड। तीनों के बीच का रिश्ता अब साफ होने लगा था। लुकास अंदर से सुरक्षा प्रणाली बंद करता, बाकी दोनों चोरी को अंजाम देते, और फिर पेंटिंग्स कहीं ट्रांजिट में गायब हो जाती। मार्क डेल रिम्पल अब भी लंदन में बैठकर हर नई रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, पर शब्दों में दर्द था। कला को कभी चोरी नहीं किया जाता, उसे सिर्फ छुपाया जाता है। वो जानते थे कहीं ना कहीं वो तीनों पेंटिंग्स जिंदा हैं। फोन उठा। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के एक एजेंट थे। हमने लुकास के बैंक रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, एजेंट बोला। 2 हफ्ते पहले उसके अकाउंट में 80,000 यूरो ट्रांसफर हुए हैं, एक अनजान स्विस अकाउंट से। मार्क की आंखों में चमक आई। अब हम सही दिशा में हैं। स्विट्जरलैंड, बर्फीली सड़कें, एक पुरानी गोदाम जैसी बिल्डिंग। इंटरपोल की टीम ने उस गोदाम पर छापा मारा। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी घूम रही थी। लकड़ी के क्रेट्स, पुरानी बोरियां, धूल, जंग लगी दीवारें। एक क्रेट पर लिखा था, प्राइवेट कलेक्शन जिनेवा। उसे खोला गया, पर अंदर सिर्फ नकली कॉपीज थीं।
वो तीनों असली पेंटिंग्स अब भी गायब थीं। किसी ने हमें एक जाल में फंसाया है, बेन ने कहा। कला अब भी वहां नहीं है। लंदन, रात का दृश्य। मार्क अकेला एक फाइल पढ़ते हुए। वो खुद से कहता है, चोर भाग सकता है पर कला का इतिहास नहीं। वो जानता था कि किसी ने बड़ी बारीकी से यह सब प्लान किया है। शायद कोई अमीर कलेक्टर जो चाहता था कि ये पेंटिंग्स उसकी तिजोरी में रहें, दुनिया से छुपकर। अब पुलिस, इंटरपोल और इंश्योरेंस कंपनी तीनों के रास्ते एक हो गए थे। हर देश की सीमा, हर बंदरगाह, हर आर्ट डीलर पर नजर रखी जा रही थी। और तभी एक गुमनाम ईमेल आया। अगर आप अपना आर्ट वापस चाहते हैं, ब्रुसेल्स में मुझे मिलिए। फ्रैंकफर्ट की इस चोरी ने अब अंतरराष्ट्रीय मोड़ ले लिया था और जैसे जैसे सच के करीब कदम बढ़ रहे थे, खतरा भी बढ़ने लगा था। अब यह सिर्फ कला की खोज नहीं थी, ये एक जंग थी, अंधेरे में छिपे उन लोगों के खिलाफ जो मानते हैं कि सुंदरता को कैद किया जा सकता है। पर इतिहास जानता है, कला कभी नहीं मरती, वो बस इंतजार करती है अपने सही पलटवार का। ब्रुसेल्स, यूरोप का दिल, जहां राजनीति और शक्ति की गलियां इतनी उलझी हैं कि सच्चाई भी उनमें खो जाती है। इसी शहर में पहुंचे थे मार्क डेलरिम्पल और फ्रैंकफर्ट पुलिस की एक छोटी टीम। एक गुमनाम ईमेल ने उन्हें बुलाया था। अगर अपनी कला वापस चाहिए तो यहां आओ। मार्क ने अपनी कोट की कॉलर उठाई। सामने था होटल मेट्रोपोल, पुराना, शानदार, पर अब सन्नाटा पसरा हुआ। कमरे नंबर 312। दरवाजा खुला और सामने बैठा था एक बूढ़ा आदमी, काली टोपी में। उसकी आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। यू केम फॉर द पेंटिंग्स, उसने धीमी अंग्रेजी में कहा। बट यू डोंट अंडरस्टैंड, दे आर नॉट स्टोलन एनीमोर। मार्क ने भौहें सिकोड़ ली। वो आदमी, नाम था आंद्रे ब्यूमॉन्ट, एक आर्ट ब्रोकर जो सालों से यूरोप की ग्रे मार्केट में छिपकर सौदे करता आया था। बेन पॉल ने जवाब दिया, ब्यूटी डजंट बिलोंग टू द रिच, इट बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। स्पेशल इन्वेस्टिगेटर ऑफ पुलिस मार्क और उनकी टीम सारी बातें छुपे हुए माइक्रोफोन से सुन रहे थे और उसकी टीम को कलेक्टर की पहचान ढूंढने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। उसी टाइम उन्होंने उस कलेक्टर के बैंक रिकॉर्ड्स, इनवॉइस, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, हर चीज छानी जा रही थी। और तब उस कलेक्टर का नाम सामने आने लगा। नाम था काउंट अलेक्जेंडर वर्नो, इटली का अरबपति और छुपा हुआ आर्ट कलेक्टर। वो वही था जिसने चोरी की पूरी योजना को फंड किया था। अब पुलिस के पास एक लक्ष्य था, रोम के पास उसकी प्राइवेट एस्टेट में घुसकर वो पेंटिंग्स वापस लाना। पर यह आसान नहीं था। वो जगह सेना जैसी सुरक्षा में थी, गार्ड्स, कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक जैमर। बेन ने कहा, दिस टाइम वी स्टील बैक व्हाट वाज स्टोलन। मार्क ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। फॉर वंस आई डोंट माइंड ब्रेकिंग द लॉ फॉर आर्ट। रात 2 बजे टीम ने एस्टेट की बाउंड्री पार की। एक गार्ड की टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई। सभी झुक गए। एक छोटा ड्रोन ऊपर उड़ता है। कांच की खिड़की के पार दीवार पर वही 3 मास्टरपीस चमक रहे थे। वो वही थी, अंधेरे में पर जिंदा। टीम ने उन्हें सावधानी से उतारा, क्रेट में रखा और बाहर की तरफ भागी। पर अचानक अलार्म बज उठा, सायरन गूंजे, बाउंड्री पर लाइट्स जल उठी। रन! बेन ने चिल्लाया। वैन तेजी से सड़क पर निकल गई। गोलियां चली, कांच टूटा, पर वो रुक नहीं सकते थे। कला अब फिर से आजाद हो चुकी थी। 3 दिन बाद फ्रैंकफर्ट म्यूजियम के सामने सैकड़ों लोग खड़े थे, जैसे किसी खोए हुए इतिहास ने फिर सांस ली हो। मार्क डेलरिम्पल ने कहा, आर्ट डजंट जस्ट बिलोंग टू वॉल्स, इट बिलोंग्स टू हार्ट्स दैट रिमेंबर इट्स स्टोरी। वो 3 पेंटिंग्स जो कभी चोरी हुई थीं, अब अपने घर लौट चुकी थीं।